फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुण सर इलेक्ट्रिकल। ये हमारी सीरीज है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। पावर सिस्टम का सेकंड पार्ट है ये। देखते हैं आज हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एन इक्विपमेंट हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 0.9 पर यूनिट टू अ बेस वैल्यू ऑफ 20 MVA एंड 33 kV टू द बेस ऑफ 50 MVA 11 kV, द पर यूनिट इम्पीडेंस विल बी। ठीक है, किसी एक इक्विपमेंट का पर यूनिट इम्पीडेंस गिवन है और कह रहा है कि अगर मैं उसका बेस चेंज करता हूं तो उसका नया पर यूनिट इम्पीडेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? तो हमारे पास गिवन है जेड पर यूनिट ओल्ड। इसकी वैल्यू हमको दी गई है 0.9 पर यूनिट। ठीक है, किस एमवीए पर दिया गया है? तो एमवीए का जो पुराना बेस हमने लिया है, ठीक है, एमवीए बेस ओल्ड इसको लिख देते हैं। दिस इज 20 MVA एंड नेक्स्ट वन कितने केवी वोल्ट पर आपको दिया गया है? तो केवी ओल्ड यहाँ पर हमको गिवन है 33 केवी। ठीक है, केवी ओल्ड गिवन है हमको 33 केवी। ऑल आर द बेस वैल्यूज। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं एमवीए बेस चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ पर बच्चों एमवीए बेस चेंज कर दूं, एमवीए बेस नया हमको दिया गया है 50 MVA। कितना दिया गया है? 50 MVA का दिया गया है। और इस समय ऑपरेटिंग वोल्टेज जो रहेगा, जो न्यू ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वह दिया जा रहा है 11 केवी। तो उस सिचुएशन पर यूनिट इंपीडेंस कितना होगा? पर यूनिट इंपीडेंस कितना हो जाएगा? तो क्या फॉर्मूला होता है इसका? द फॉर्मूला इज जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड। जेड पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू जेड पर यूनिट ओल्ड मल्टीप्लाई बाई एमवीए बेस न्यू, एमवीए बेस न्यू divided by the MVA base old into KV base old divided by KV base new whole square। ठीक है, इसका होल स्क्वायर रहेगा। सो जेड पर यूनिट ओल्ड यहां पर हमको गिवन है 0.9, एमवीए बेस न्यू है 50 एंड एमवीए बेस ओल्ड यहां पर गिवन था 20 एमवीए इंटू ओल्ड केवीए था 33। दिस इज 33 डिवाइडेड बाई 11 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी। दिस इज 0.9। आपने इसको सब्ट्रैक्ट डिवाइड करेंगे, दिस इज 2.5 मल्टीप्लाई बाई 9 एंड फाइनल वैल्यू इज 20.25 पर यूनिट। 20.25 पर यूनिट यहां पर आपका नया पर यूनिट इंपीडेंस प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहां पर देख लेते हैं कुछ इसके बारे में शॉर्ट नोट्स। क्या क्या पर यूनिट इंपीडेंस से हमको, पर यूनिट वैल्यूज से क्या प्रॉफिट होता है? पहली बात, पर यूनिट वैल्यूज आपकी यूनिटलेस वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। सेकंड काम ये क्या करता है कि ये इजी ऑफ कैलकुलेशन कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा? पहला काम, ये आपके कैलकुलेशन को आसान कर देगा। दूसरा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अगर यहां पर बात में आपसे ट्रांसफार्मर की करता, अगर मैं आपसे बात बच्चों यहाँ पर ट्रांसफार्मर की करता, तो मुझे कहना चाहिए था कि इक्विवेलेंट पर यूनिट वैल्यू इन प्राइमरी साइड इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड पर यूनिट वैल्यू इंपीडेंस। ठीक है, इन दोनों का पर यूनिट वैल्यू बराबर होता है। सेकेंड वन, अगर आप यहाँ पर जेड बेस निकालते हैं फॉर द सिंगल फेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ये इक्वल होता है जेड बेस ऑफ थ्री फेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट इज ओनली मेथड, इट इज ओनली मेथड, यह इकलौता मेथड है जिसके द्वारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज पॉसिबल। ओनली मेथड इन विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज पॉसिबल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज पॉसिबल। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं होता है, इसके अलावा कोई भी मेथड हमारे पास नहीं होता है ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ट्रांसमिशन लाइन पर सिंगल लाइन डायग्राम जो आप बनाते हैं, सिर्फ इकलौता यही मेथड है जिसके द्वारा पॉसिबल होता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द जनरल प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायरमेंट फॉर अ 400 केवी सब स्टेशन इज। 400 केवी सब स्टेशन के लिए आपको कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है? तो द रिक्वायरमेंट इज 50 एकड़। कितनी एकड़ की आवश्यकता होती है? 50 एकड़ की आवश्यकता होती है। सर 10 एकड़ की आवश्यकता कहां पर होगी? तो 10 एकड़ की आवश्यकता होती है मुझको 132 किलो वोल्ट के
सब स्टेशन के लिए, ठीक है, 132 केवी के सब स्टेशन के लिए आपको 10 एकड़ की आवश्यकता होती है। जबकि यहीं पर अगर हम लिखें कि 200 केवी का सब स्टेशन हो तो वहां पर आपको 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। कितनी एकड़ जमीन की आवश्यकता रहती है? तो 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता 200 केवी सब स्टेशन के लिए रहेगी। नेक्स्ट वन, प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विद नेबरिंग टेलीफोन लाइंस कैन बी डन बाय, ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, किससे हो रहा है? टेलीफोन लाइन से हो रहा है। किसका हो रहा होगा? तो पावर कंडक्टर का हो रहा होगा। जैसे कि ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ ड्रॉ किया RYB, ये क्या हो गए? यह तो पावर कंडक्टर्स हो गए, एंड नीचे हमने ड्रॉ किया T1 एंड T2। ये क्या बने? दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन। ये हमारे क्या बन गए हैं? ये बने हैं, ये सॉरी ये ट्रांसमिशन लाइन नहीं थी, मिस्टेक कर दिया। दिस इज टेलीफोनिक लाइन, ठीक है, दिस इज टेलीफोन लाइन। और ये क्या है ऊपर? दीज आर द पावर कंडक्टर्स, ठीक है, पावर कंडक्टर्स। क्योंकि पावर कंडक्टर में काफी हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट लेते हैं, काफी ज्यादा वोल्टेज और करंट यहाँ पर हम लोग कैरी करते हैं, तो इनकी वजह से भाई साहब की वजह से फ्लक्स उत्पन्न होगा। और ये फ्लक्स क्या करेगा? यहाँ पर टेली कम्युनिकेशन लाइन से लिंक करने लगेगा, ठीक है। ये देखिए फ्लक्स यहाँ पर क्या कर रहा है? टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ लिंक होने लगता है। सो अगर ये टेली कम्युनिकेशन लाइन से लिंक होने लगेगा तो इसकी वजह से अभी पहला काम क्या होगा? due to linkage of this flux, due to linkage of this flux, voltage induced in, voltage induced हो जाएगा, क्या होगा? voltage induced होने लगेगा। कहां पर induced होगा? voltage induced in टेली कम्युनिकेशन लाइन, ठीक है जी, कहां पर हो जाएगा? टेली कम्युनिकेशन लाइंस पर वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका प्रश्न होना चाहिए कि सर कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा? कितना वोल्टेज? सो इंड्यूस्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई ए एफ एल एन d2/d1, ठीक है। कितना वोल्टेज यहां पर आपके पास इंड्यूस्ड होने लगेगा, ठीक है जी, कितना वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ? 2 म्यू नॉट आई ए एफ एल एन d2/d1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये जो इंटरफेरेंस हो रहा है, ये जिसे हम लोग रेडियो इंटरफेरेंस कहते हैं, इसका कॉज क्या है? किनके वजह से होता है? तो यह उत्पन्न होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, ठीक है। इन कारणों की वजह से उत्पन्न होता है और लिंक होने की वजह से उत्पन्न फ्लक्स ये हो जाएगा। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया कि सर ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं? तो इसे डन बाय द ट्रांसपोजिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसपोजिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस की वजह से आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर देखिए अब मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करता हूं, लाइक दो पावर कंडक्टर्स ले लिए ए बी, थ्री फेज लाइन नहीं ले रहा मैं यहाँ पर, एंड दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। अगर बैलेंस्ड लोडिंग है, ठीक है, ऐसे होती है ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का क्या मतलब है? कि चेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर्स, चेंज द पोजीशन ऑफ कंडक्टर। सो ये हो गई ट्रांसपोजिंग। सो अगर बैलेंस्ड लाइन है, इफ बैलेंस्ड लाइन, देन ट्रांसपोज ओनली द पावर कंडक्टर, ठीक है। मैं यहां पर आपके लिए बता भी दे रहा हूं कि अगर बैलेंस्ड कंडक्टर हो, ठीक है, बैलेंस्ड सप्लाई होगी, देन ट्रांसपोज ओनली, ट्रांसपोज ओनली किसे? पावर कंडक्टर्स, ट्रांसपोज ओनली पावर कंडक्टर्स, ठीक है। और अगर अनबैलेंस्ड लाइन हो, ठीक है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर अनबैलेंस्ड लाइन हो, और मैं सिंगल फेज पे दिखा रहा हूं इसलिए मैंने दो कंडक्टर्स अभी आपको प्रेजेंटली दिखाए हैं पावर लाइंस के, अनबैलेंस्ड होगी तो ट्रांसपोज, देन ट्रांसपोज both power and transpose both power and टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, ठीक है। यहां पर आपको दोनों का ट्रांसपोजिशन करना पड़ेगा, ठीक है। किसका किसका करना है? पावर कंडक्टर्स का अपना ट्रांसपोजिंग कर दीजिएगा और
टेली कम्युनिकेशन लाइंस को अपना ट्रांसपोज कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा कि सर अगर थ्री फेज कंडक्टर्स हैं, अगर थ्री फेज लाइन है, तो सबसे ज्यादा कौन सफर करेगा रेडियो इंटरफेरेंस से? सो मिडल कंडक्टर सफर करता है। ठीक है जी, कौन सा करेगा? मिडल कंडक्टर करेगा। अगला प्रश्न, अ यूनिफॉर्म टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर, अ यूनिफॉर्म टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज 200 मीटर लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर लंबाई है, और कैरी कर रहा है 2 एम्पियर पर मीटर का करंट। ठीक है, कैरी कितना कर रहा है? 2 एम्पियर पर मीटर का करंट कैरी कर रहा है। देन द रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल वायर इज 0.3 ओम पर किलोमीटर। कैलकुलेट द मैक्सिमम ड्रॉप इफ डिस्ट्रीब्यूटर इज फेड फ्रॉम वन एंड। अब देखिए, पहली बात ध्यान क्या रखना है, चेक करना है कि यह आपका फेड कितनी जगह से किया गया है। पहला क्या चेक करना है, यहाँ पर जो सप्लाई फेड की जा रही है वह क्या वन एंड से हो रही है या बोथ एंड से हो रही है। ठीक है, अगर चूंकि वन एंड से सप्लाई फेड हो रही है तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहां पर बच्चों वोल्टेज ड्रॉप होता है आई आर बाई टू। ठीक है, आई आर बाई टू। इफ बॉथ एंड सप्लाई हो, अगर आपकी बच्चों कैसी हो? बॉथ एंड सप्लाई हो, तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आई आर बाई 8। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप आप कितना लिखेंगे? आई आर बाई 8। चलिए करंट निकालिए। तो करंट तो बोले सर दिया हुआ है, कितना दिया है? 2 एम्पियर पर मीटर। बच्चे ये पर मीटर पे दिया है, तो इस वजह से मल्टीप्लीकेशन आप यहां करा दीजिए लेंथ का। तो अभी इस पे किस पे कन्वर्ट हो गई? अब ये सिर्फ और सिर्फ एम्पियर पे कन्वर्ट हो गई। ठीक है जी, 400 एम्पियर की करंट यहां पर आपकी फ्लो हो रही होगी। सर रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, बिल्कुल देखेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना कह रहा है? 0.3 ओम पर किलोमीटर। ठीक है, 0.3 ओम पर किलोमीटर। सो इट इज 0.3 पर किलोमीटर, तो 200 मीटर है, कितना किलोमीटर हो गया? 0.2 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर सर आपने क्यों मल्टीप्लाई कराई? टू कंडक्टर्स है ना, कितने कंडक्टर्स है? दो कंडक्टर, तो दोनों का रेजिस्टेंस आपको काउंट करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई टू। कितना हो गया मान? 0.12। ठीक है, कितना हो गया? 0.12 ओम। नाउ फाइनली व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप? तो आई आ गया 400 एंड रेजिस्टेंस इज 0.12 डिवाइडेड बाई 2। कितना वोल्ट आ जाएगा? यह 24 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप इस लाइन पर रहेगा। कितना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा? मात्र 24 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप यहां पर रहने वाला है। The criteria for selection of size of conductor for a feeder is फीडर के सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, फीडर के सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, फीडर के सिलेक्शन का जो मेन क्राइटेरिया होता है, पहली बात तो फीडर क्या होता है, व्हाट इज द फीडर? ठीक है, फीडर आपका पावर लाइन है जो कैरी करती है पावर, जो कि आपकी कैरी करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, ये आपका क्या है? एक पावर लाइन है, अ पावर लाइन विच कैरी विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या करने वाला है? कैरी करने वाला है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सब स्टेशन टू फ्रॉम सब स्टेशन टू फ्रॉम सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करने वाला, तो मतलब सर इनडायरेक्टली कहे तो एक पावर कंडक्टर है, बस यही है। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया क्या होता है? इसका जो क्राइटेरिया होता है वह करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? करंट कैरिंग कैपेसिटी रहता है। तो चेक कर लीजिए आपके ऑप्शन पर अगर गिवन हो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। सो अब आपने देखा कि सर ये तो वोल्टेज ड्रॉप है, कोरोना लॉस है, टेम्परेचर राइज है, रेडियो इंटरफेरेंस है, सर कुछ है ही नहीं। सो करंट कैरिंग कंडक्टर का ही तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सो चूंकि यहां पर नहीं दिया था, सो यहां पर मैं कह सकता हूं सो टेम्परेचर राइज विल बिकम, सो टेम्परेचर राइज विल बिकम द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो यहां पर क्या हम लोग क्राइटेरिया ले लें? हम टेम्परेचर राइज चलिए ले लेते हैं।
अगर सर बात यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फीडर की होती, ठीक है, अगर बात यहाँ पर बच्चों आपके डिस्ट्रीब्यूशन फीडर की होती, तब क्या क्राइटेरिया होता? तब आपका क्राइटेरिया वोल्टेज ड्रॉप होता है। तब क्राइटेरिया क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप रहेगा उस सिचुएशन पर। अगला क्वेश्चन, अ लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.95 लैगिंग, किसी लोड का पावर फैक्टर है 0.95 लैगिंग, इंप्लाइज रिएक्टिव पावर डिमांड ऑफ, यह रिएक्टिव पावर डिमांड कितनी करेगा? अच्छा, एक हो गया कि रिएक्टिव पावर की डिमांड कितनी करेगा। अब यहां ऑप्शन देखिए, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पर किलोवाट मात्रक दिया है, ठीक है, यहां पर बच्चों मात्रक क्या दिया है? वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पर किलोवाट, मतलब प्रत्येक किलोवाट में कितनी रिएक्टिव पावर की ये डिमांड करेगा। ओके, चलिए, सो गिवन क्या है? पावर फैक्टर दिया गया है 0.95, ऊपर से लैगिंग पावर फैक्टर, तो हमको गिवन डेटा मिल गया कि कॉस थीटा का मान है 0.95 लैगिंग। पावर फैक्टर का मान कितना है? 0.95 लैगिंग। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू होता है बच्चों वी आई कॉस थीटा। सो ये कह दे क्या कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, सॉरी, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। सो सर रिएक्टिव पावर का भी बताइए। रिएक्टिव पावर है वी आई साइन थीटा, ठीक है, मतलब रिएक्टिव पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, ठीक है। चलिए, हम यहां पर एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा मैं आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन करता हूं इसे, कि मैं ना पावर ट्रायंगल बनाता हूं आपके लिए। क्या हम डिजाइन करेंगे? पावर ट्रायंगल, चलिए बनाते हैं। सो एक्स एक्सिस में हम पी को दिखाते थे, वाई एक्सिस में क्यू, और ये आपका रिजल्टेंट आ गया, और इसे आप कहते हैं अपरेंट पावर एस, और ये रहेगा एंगल थीटा, ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। सो मात्रक के अनुसार चलिएगा, क्या करेंगे? मात्रक के अनुसार चलेंगे। सो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, रखिए वैल्यूज यहां पर, वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा, ठीक है, इसे कैंसिल हमने कर दिया। तो कितना आ गया वहां? दिस इज टेन थीटा, एग्जैक्टली यार, पहले वैसे मैंने लिख दिया था, मुझे फिर से नहीं करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब तो कर दिया। सो ये हमको क्या मिला? हमको टेन थीटा मिल गया। चलिए, अच्छा जी सर, टेन थीटा निकाल दीजिए ना, क्योंकि अच्छा टेन थीटा मैंने क्यों किया यार, इसको जरा गौर कर लो। दिस इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव डिवाइडेड बाय द किलो वाट, मात्रक मिलाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मात्रक मैं आपके लिए खोज रहा था यहाँ पर कि करेक्टली यूनिट मिले। सो टेन, थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 0.95, cos inverse 0.95, and your final answer is 0.328 VAR डिवाइडेड बाय किलोवाट, या VAR पर किलोवाट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दे? ऑप्शन नंबर सी यहां पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट रहेगा। It is desired to transmit electrical power for a distance of 200 किलोमीटर। ये डिजायर्ड है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करना कितने पर? 200, हाँ जी, so it is desired to transmit इलेक्ट्रिकल पावर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, व्हाट कुड बी द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज? देखिए, अगर आपको इकोनॉमिकल वोल्टेज ट्रांसमिट करनी है, देन गो गो टुवर्ड्स द हाई वोल्टेज। जितना हाई वोल्टेज पर आप काम करेंगे उतना रहेगा। वैसे तो यहाँ पर ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये कितना होता है? 132 केवी, ठीक है, कितना है? 132 केवी यहां पर सुटेबल है, क्योंकि सबसे अधिक वोल्टेज भी यही है, सबसे अधिक वोल्टेज भी यही यहां पर है। नेक्स्ट वन, विच पोर्शन ऑफ पावर सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट? पावर सिस्टम के पूरे पोर्शन में
सबसे ज्यादा प्रोन कौन सा है, सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ फॉल्ट कहाँ है। देखिए अल्टरनेटर जो होता है ना, ये मोस्ट सिक्योर प्लेस्ड है, ठीक है, मोस्ट सिक्योर रखा जाता है, कॉस्टली बहुत ज्यादा होता है। और अल्टरनेटर पे फॉल्ट होने का मतलब है कि पूरे सिस्टम पर फॉल्ट होना, तो इसको हम बचा के रखते हैं, ठीक है। फिर आ गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी काफी कॉस्टली है और इससे भी बहुत ज्यादा इंटरप्शन पैदा हो जाएगा सप्लाई पर, तो इसको भी हम लोग काफी सिक्योर रखते हैं। अंडरग्राउंड केबल्स में चांसेस ऑफ फॉल्ट लेस होते हैं, ठीक है, चांसेस ऑफ फॉल्ट इस पर क्या होते हैं, वह लेस रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ओवरहेड लाइंस, ठीक है। अच्छा ओवरहेड लाइन के साथ अब दिक्कत क्या है, सबसे मेन यहां पर तो सबसे ज्यादा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ही हो जाती है, कौन सी होती है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ही यहां पर काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। सबसे ज्यादा फॉल्ट तो सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है, कितना होती है, लगभग टोटल फॉल्ट का 85% रहती है, 85% ऑफ टोटल फॉल्ट, ठीक है, कंप्लीट होने वाली फॉल्ट्स का लगभग 85% फॉल्ट ये होती है ओवरहेड लाइंस पर। अब सर इसका कॉज क्या है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से अब अलग चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही बात बताऊंगा, ठीक है। इसका मेन कॉज क्या होता है, मेन कॉज कि इतनी ज्यादा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होती है, तो इसका मुख्य कारण है, इसका मुख्य कारण होता है फेल्योर ऑफ इंसुलेशन। क्या है, फेल्योर ऑफ इंसुलेशन, आपके इंसुलेशन पर मुख्यतः फेल्योर हो जाती है, किस पर रहेगी, इंसुलेशन पर ही मुख्यतः फेल्योर रहेगी। द कॉमन मटेरियल विच इज यूज टू मेक एचआरसी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हो, ग्लास यूज करते हो भाई, ऐसा होता है ना। दिस इज ये वाला जो पोर्शन है ना, ये दिस इज द ग्लास, ठीक है, दिस इज द ग्लास। सर एक काम करिए फिर, एचआरसी के टाइप्स बता दीजिए, ठीक है। आइए आपको यहां पर मैं ऐड करता हूं कि टाइप्स ऑफ एचआरसी क्या क्या है, टाइप्स ऑफ एचआरसी फ्यूज है। एक तो हो गया एनएच टाइप, ठीक है, एक फ्यूज हो गया एनएच टाइप, दूसरा फ्यूज होता है डिन टाइप, ठीक है, सेकेंड वन क्या है, डिन टाइप, एंड द थर्ड वन इज ब्लेड टाइप, थर्ड वन इज ब्लेड टाइप। कभी आपसे पूछ सकता है, इनके टाइप दे देगा और पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये सब के सब एचआरसी फ्यूज है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, the making current of three-phase breaker with a rating of 2000 MVA and 33 kV will be, मेकिंग करंट आपसे पूछ रहा है, सीधे लिखिए फॉर्मूला, ठीक है, मेकिंग करंट इज इक्वल टू, मेकिंग करंट इज इक्वल टू 2.55 ऑफ ब्रेकिंग करंट, 2.55 ऑफ ब्रेकिंग करंट, ठीक है। बोले सर ब्रेकिंग करंट भी तो नहीं दिया है, ब्रेकिंग करंट भी कौन सा गिवन है यहां पर, कोई बात नहीं। सो एमवीए जो आपका है, जो रेटिंग आपकी दिए है, रेटिंग या रेटेड एमवीए इज इक्वल टू ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ब्रेकिंग करंट, मल्टीप्लाई बाय ब्रेकिंग करंट। पर बच्चे अभी गड़बड़ है इस पे फॉर्मूले पर, भाई फॉर्मूला है ना ये थ्री फेज का है, तो थ्री फेज का मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट थ्री, ठीक है, क्योंकि मैं वोल्टेज यूज करूंगा लाइन वोल्टेज। सो फाइनली माय ब्रेकिंग करंट इज, फाइनली जो मेरी ब्रेकिंग करंट है वह कितनी है, वह आ गई 2000 into 10 to the power 6 divided by under root 3 into 33 into 10 to the power 3, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, ये आपकी 35 किलो एम्पियर आ रही। देखो यहाँ 35 किलो एम्पियर ऑप्शन पे रहता है हमेशा, क्यों, क्योंकि जैसे आंसर मिलेगा बच्चे को लगता है चलो यार इसी को रख देते हैं, नहीं ये तो ब्रेकिंग करंट है, ठीक है, यह तो ब्रेकिंग करंट थी, आपको तो चाहिए थी मेकिंग करंट, ठीक है, आपको कौन सी करंट चाहिए थी, मेकिंग करंट चाहिए थी। तो रख दीजिए यहां पर, दिस इज 2.55 मल्टीप्लाई बाई 35 ऑन एवरेज, जो इसकी वैल्यू मतलब नियर अबाउट पे थोड़ी सी, दिस इज 89 किलो एम्पियर, कितनी आती है बच्चों,
89 किलो एम्पियर रहेगी। अब एक अगला सवाल भी यहां लिखिए कि ब्रेकिंग करंट कौन सी वैल्यू होती है। तो ब्रेकिंग करंट अभी जस्ट आपने निकाला है, तो ब्रेकिंग करंट कौन सी वैल्यू बनेगी बच्चों? यहां पर सीधा फॉर्मूला, ये देखो, ये आरएमएस वैल्यू होती थी, ये भी आरएमएस है, तो लिख दीजिए कि सर यह तो आरएमएस वैल्यू होती है। ये कौन सी वैल्यू होती है? और मेकिंग करंट आप ज्यादा भी लिख रहे हैं, तो मेकिंग करंट कितनी होगी? मेकिंग करंट को हम बोलेंगे यह पीक वैल्यू होती है। ये बच्चों कौन सी वैल्यू होती है? तो इट इज एन पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। द फुल फॉर्म ऑफ एमसीसीबी। एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीधा आंसर है यार, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या है? वह डिवाइस जो फॉल्ट हो जाने पर या फॉल्टी सिचुएशन पर फॉल्टी पार्ट को अलग कर देता है। ठीक है, फॉल्टी पार्ट को हेल्दी पार्ट से अलग कर देगा। अगला सवाल, what is the voltage across breaker concept? What is the voltage across breaker concept if L and C of system is 1 Henry and 0.01 microfarad respectively? The instantaneous value of current interrupted is, कह रहा है कि आपके सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? वोल्टेज कितना होगा अगर आपका इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और करंट की वैल्यू दी है? ये भी भाई साहब सीधा डायरेक्ट आप फॉर्मूले पर रखिए, V इज इक्वल टू आई ए अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, आई ए की वैल्यू कितनी है? 10 है, एंड अंडर रूट एल की वैल्यू कितनी है? 1, एंड सी इज 0.01 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो इट इज 10 इंटू, इससे तो ऊपर आपका 10 हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर 3। कितनी आ गई? 100 किलो वोल्ट यहां पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 किलो वोल्ट यहां पर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज उस समय रहेगा। डिफरेंशियल रिले आर यूज्ड प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट्स अगेंस्ट। डिफरेंशियल रिले प्रोवाइड्स जोन ऑफ प्रोटेक्शन। सो इसका मतलब है कि इंटरनल फॉल्ट। ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करता है? ये जोन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए प्रयोग करेंगे बच्चों? जोन ऑफ प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड इसको आप करेंगे। इफ द डिस्चार्ज वोल्टेज ऑफ थायराइड अरेस्टर, लाइटनिंग से बचाता है ना, लाइटनिंग अरेस्टर है, इज 373 किलोवोल्ट आरएमएस एंड रेटेड वोल्टेज इज 211 किलोवोल्ट आरएमएस, देन डिस्चार्ज फैक्टर ऑफ अरेस्टर इज। डिस्चार्ज फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है जी? बताइए। डिस्चार्ज फैक्टर इज इक्वल टू, ये बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बच्चे इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर रहे हैं। दिस इज डिस्चार्ज वोल्टेज, दिस इज डिस्चार्ज वोल्टेज, और ये डिस्चार्ज वोल्टेज कैसी वैल्यू है? दिस इज द क्रेस्ट वैल्यू। ठीक है, क्रेस्ट वैल्यू। क्रेस्ट वैल्यू मतलब क्या हुआ बच्चों? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय द रेटेड वोल्टेज, डिवाइडेड बाय द रेटेड वोल्टेज। सो डिस्चार्ज वोल्टेज कितना था? 373। जैसा 373, तो पीक वैल्यू इसकी बनाइए, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 2। पीक क्यों बनाया? क्योंकि आरएमएस गिवन था, क्योंकि आरएमएस गिवन था। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द रेटेड वोल्टेज, तो ये कितना है? 211 किलो वोल्ट। किलो से किलो आपका कैंसिल हो जाएगा, एंड द फाइनल वैल्यू इज 2.5। फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है? 2.5 यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। आइसोलेटर ऑपरेट अंडर विच कंडीशन? आइसोलेटर किस कंडीशन पर ऑपरेट करते हैं? पहली बात तो समझ लो, ये किस लिए यूज करते हैं? यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ सर्किट ब्रेकर कहिए, या यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस पर्पज के लिए आप लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात, मेंटेनेंस के लिए प्रयोग कर रहे हो तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए? लोड कंडीशन नहीं होनी चाहिए सर, फॉल्टी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉल्ट पर तो मतलब है कि आपका ब्रेक सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नो करंट कंडीशन, बिल्कुल ये रहेगा।
ठीक है, इट ऑपरेट्स एट नो लोड कंडीशन, इट वर्क एट नो लोड कंडीशन। ये कैसे बच्चों काम करेगा? नो लोड कंडीशन पर काम करता है। ठीक है, अगली बात, इट इज मैनुअली ऑपरेटेड स्विच, इट इज मैनुअली ऑपरेटेड स्विच। कैसा है? मैनुअली ऑपरेटेड, मतलब इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा भाई साहब, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा ये। ठीक है, मैनुअली ऑपरेटेड स्विच होता है। कितने प्रकार के होते हैं सर ये? आइसोलेटर के टाइप्स कितने हैं? तो एक तो हो गया डबल ब्रेक, एक क्या हो गया? डबल ब्रेक आइसोलेटर हो गया। दूसरा हो गया सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। दूसरा कौन सा हो गया? सिंगल ब्रेक आइसोलेटर। और तीसरा क्या है? पेंटोग्राफ। तीसरा क्या है बच्चों? पेंटोग्राफ टाइप हो जाएगा। ठीक है जी, पेंटोग्राफ टाइप। अगला क्वेश्चन, अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल द थ्री फेजेस ऑफ पावर सिस्टम इज नोन एज। ऐसा फॉल्ट जिसमें कह रहा है कि तीनों फेजेस आपके इन्वॉल्व हुए हो, जैसे कि ये लीजिए, और इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये कौन सी फॉल्ट हो गई? दिस इज सर थ्री फेज फॉल्ट, दिस इज थ्री फेज फॉल्ट। दूसरी एक और फॉल्ट आपको दिखाता हूं, ये लीजिए, आर है, वाई है, बी है। अब तीनों तो हुए और उसके बाद ना ये ग्राउंडेड हो गया, तो ये कौन सी फॉल्ट हो गई? ये आपकी कौन सी फॉल्ट कहलाती है? लाइन टू लाइन ट्रिपल एलजी फॉल्ट। ठीक है, दिस इज ट्रिपल एलजी फॉल्ट। और ये दोनों जो फॉल्ट हैं वे किसके अंतर्गत है? ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत है। ये बच्चों कौन सी फॉल्ट है? तो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट होती है। सर अनसिमेट्रिकल भी बता दीजिए। अनसिमेट्रिकल में सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में लाइन टू लाइन फॉल्ट है, और हमारी यहां पर है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, कौन कौन सी फॉल्ट है? तीनों फॉल्ट हमारी अनसिमेट्रिकल होती है। और एक बात ध्यान रखिए कि यह जो दोनों फॉल्ट है ना, ये कौन से टाइप की फॉल्ट है? ये संट टाइप फॉल्ट है। सिमेट्रिकल बोलिए या अनसिमेट्रिकल बोलिए, ये संट टाइप की फॉल्ट है। तीनों फेज इन्वॉल्व होंगे तो आपका सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। तीनों फेज इन्वॉल्व तो सिमेट्रिकल फॉल्ट, या एक या दो ऐसे इन्वॉल्वमेंट हुए फॉल्ट पर तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट रहेगी। अगला प्रश्न, फॉर अ थ्री लेयर स्ट्रैंडेड वायर द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लेयर्स आर रिस्पेक्टिवली। थ्री लेयर है, जैसे एक ये बना दी लेयर, फिर आपने ना दूसरी लेयर बनाई यहां पर ऐसे। ठीक है जी, ये दूसरी लेयर बना दी, फिर इसके ऊपर आपने तीसरी लेयर बनाई होगी। तो कह रहा है कि यार यहां पर ना नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट लेयर पर आपके होते हैं, फर्स्ट लेयर पर एक कंडक्टर, सेकेंड लेयर पर हमारे होते हैं 6 कंडक्टर। ठीक है जी, और थर्ड लेयर पर होते हैं 12 कंडक्टर। थर्ड लेयर पर बच्चों कितने होते हैं? 12 कंडक्टर आपके हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही किया जाए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन, स्ट्रिंग इंसुलेटर हैज 4 यूनिट्स। एक स्ट्रिंग इंसुलेटर पे कितने यूनिट्स है? 4 यूनिट है। द वोल्टेज अक्रॉस द बॉटम मोस्ट यूनिट इज 33.3% ऑफ टोटल वोल्टेज, फाइंड द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। कह रहा है कि परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी बताइए। तो आप कहते थे इट इज सर ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाई n क्रॉस voltage of disk, n cross voltage of disk nearer to conductor, nearer to conductor। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया सर, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ये रहा स्ट्रिंग एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला। ओके जी, सब यहां पर कितने दे रहा है? नंबर ऑफ इंसुलेटर डिस्क आपको कितनी प्रोवाइड कर रहा है? 4। और कह रहा है कि अभी देखो ऐसे, जैसे मान लीजिए आप 4 स्ट्रिंग्स बनाइए, एक स्ट्रिंग बनाइए जिसमें 4 इंसुलेटर हैं। ठीक है, ये आपका कंडक्टर हमने शो कर दिया। तो कह रहा है कि ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, एंड टोटल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो V है।
गिवन है कि बॉटम का वोल्टेज डिवाइडेड बाय द टोटल वोल्टेज, मतलब V1 डिवाइडेड बाय V दिया गया है 33.33%। ठीक है, तो परसेंटेज इफिशियंसी बच्चों कितनी हो गई, अब आपसे यहां पर कह रहा है। सो ये है, तो अगर मैं इसको देखो रखू ना, तो ऑपरेटिंग वोल्टेज मैंने V रख दिया डिवाइडेड बाई 4 इंटू V1 इंटू 100 ये रखूंगा। ठीक है जी। सो V1 अपॉन V दिया है, कितना दिया है, V1 अपॉन V दिया हुआ है। सो ये कितना हो जाएगा, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.33 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 75%। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जरूर अच्छे से पढ़ा करिए कि क्या यहाँ पर गिवन है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, एक यहीं पर पॉइंट होता है डी रेटिंग फैक्टर। तो डी रेटिंग फैक्टर है 1 माइनस स्ट्रिंग इफिशियंसी। ये क्या बताता है, ये बताता है अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। ये बच्चों क्या बताएगा, ये बताएगा स्ट्रिंग की रिलायबिलिटी के बारे में। किसकी रिलायबिलिटी, स्ट्रिंग की रिलायबिलिटी। इफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइन तो क्या होगा, सैग इंक्रीज करेगा, सैग इंक्रीज करेगा एंड टेंशन डिक्रीज करेगा। तो क्या बोल रहा है, इंक्रीजेस द सैग एंड डिक्रीज द टेंशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए कौन सा इंसुलेटर प्रयोग करना है। देखिए पिन टाइप मत यूज करिएगा, इसका प्रयोग आप कर सकते हो अप टू 33 केवी। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी डिस्क यूज की जाती है, यहाँ पर डिस्क यूज करते हैं ऑफ 11 केवी की। ठीक है, ईच डिस्क का वोल्टेज है 11 केवी, और ऐसी कई डिस्क आप सीरीज में अपना कनेक्ट करके लगा सकते हैं। साइकिल का यूज करते हैं आप लोग अप टू 11 केवी तक। ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली आप लोग यूज भी नहीं करते। सो चैनल के साथ जुड़े रहे, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे रेगुलरली, रेगुलरली मिलेगी आपको शॉर्ट नोट्स। लॉट्स ऑफ थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, कमेंट करके बतलाएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। लॉट्स ऑफ थैंक यू।